Okay. Now we are going to start with a very simple chapter, Sales of Goods Act. पहले आपको बता दें, न्यू सिलेबस के ये JIGL में है और ओल्ड सिलेबस के यही चैप्टर EBCL में है. ठीक है, तो क्या बहुत बड़ा फर्क आ गया होगा? JIGL में अलग तरीके से पढ़ाया गया होगा और EBCL में अलग. लॉ तो लॉ ही है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट. ठीक है, वैसे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट बहुत फाउंडेशन लेवल पर होता है. जब वंस अपॉन अ टाइम आपका CS फाउंडेशन हुआ करता था, आपको पता है ET के पहले फाउंडेशन होता था जिसमें सब्जेक्टिव पेपर्स होते थे. ठीक है, तब ये सारे चैप्टर्स ना, कॉन्ट्रैक्ट, सेल ऑफ गुड्स, नेगोशिएबल, ये सब फाउंडेशन में थे. तो उनको ये लगा कि एग्जीक्यूटिव वालों का बर्डन कम कैसे है, तो उन्होंने वहां से हटा करके सारी दुश्मनी आपसे निकाली है. ठीक है, तो इसलिए ये जो कमर्शियल लॉज हैं, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नेगोशिएबल, ये सब पहले EBCL में थे क्योंकि वहां कमर्शियल था, और अब ज्यूरिस्प्रूडेंस इंटरप्रिटेशन में डाल दिया है. ठीक है, तो है वन एंड द सेम थिंग, दोनों के में कंटेंट भी सेम है. ओके, चलिए लॉ रिलेटिंग टू सेल्स ऑफ गुड्स की बात करते हैं. क्या किसी ने सुना है, पहले कभी पढ़ा है ये एक्ट? बीकॉम में था? बीकॉम थे आप? बीकॉम में आप थे? ये बीकॉम में था, वो है, लेकिन आप बीकॉम में थे कभी? ये याद है आपको? अच्छा, अभी हैं. चलिए देखिए, कमर्शियल लॉ या मर्केंटाइल लॉ की जब हम लोग बात करते हैं, मर्केंटाइल मतलब रिलेटिंग टू मर्चेंट्स, रिलेटिंग टू कमर्शियल ट्रांजैक्शन, वहां पर जितने भी डीलिंग्स होते हैं उनके ऊपर भी लॉ लगते हैं, जिसमें सबसे बेसिक लॉ होता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. यानी जब दो लोगों के बीच में कोई कमर्शियल ट्रांजैक्शन होता है तो वो लोग एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं और उसके ऊपर कौन सा लॉ लगता है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. अब क्या हुआ, जब हम आपको कोई गुड्स सेल कर रहे हैं तो देखा जाए इसके लिए भी तो हमें कॉन्ट्रैक्ट में ही एंटर करना पड़ेगा. ठीक है, लेकिन इसके लिए एक सेपरेट एक्ट भी बना दिया गया जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट. नाउ एक हुआ जनरल लॉ और एक हुआ स्पेशल लॉ. सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट स्पेशल लॉ है और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जनरल लॉ है. जहां जहां सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के प्रोविजन दिए हैं, यानी अगर हम आपको गुड्स सेल कर रहे हैं तो प्राइमरीली हमारे ऊपर क्या लग रहा है? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट. लेकिन अगर कहीं पर भी ये एक्ट साइलेंट है तो उसके ऊपर क्या लगने लग जाएगा? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. ठीक है, सिमिलरली जैसे पार्टनरशिप होता है, अगर हम आपके साथ पार्टनरशिप में एंटर करते हैं तो ये भी मेरा और आपका एक कॉन्ट्रैक्ट है, तो बेसिकली इसके ऊपर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी लगा और पार्टनरशिप एक्ट भी लगा. अब वैसे तो पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजंस लगते हैं, लेकिन अगर पार्टनरशिप साइलेंट है तो क्या लगेगा? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट हो गया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट हो गया. अगर आप इसका ईयर देखें, ईयर दिख रहा है 1930, तो क्या आप हमें बता सकते हैं ये प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज थे या पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल? या आप ये कहेंगे प्री और पोस्ट नाम का तो कभी कुछ सुना ही नहीं? मॉड्यूल 2 वाले बच्चों ने भी सुन रखा होगा, कह के दिखाओ कि नहीं सुना है, मार्कशीट मंगवा लेंगे, है ना. एंड ऑब्वियसली मॉड्यूल 1 वालों ने भी सुना है कि 1930 मतलब ये सारे के सारे क्या है? प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ. सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में हम लोग किन चीजों की सेल की बात कर रहे हैं? गुड्स की. ओके, तो जैसे सारे लॉ होते हैं, सबसे पहले इनकी डेफिनेशंस होंगी. डेफिनेशन में हम लोग देखेंगे कि गुड्स क्या क्या हैं और सेल से रिलेटेड क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं. ठीक है, चलिए सबसे पहले डेफिनेशन में ही आ जाते हैं. देखो, अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मैक्सिमम 1 या 2 क्वेश्चन, वो भी केस स्टडी बेस्ड आएगा. बहुत सिंपल. ठीक है, कुछ बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं है, तो इसमें बहुत इन डेप्थ जाने की जरूरत नहीं है. ओके, चलिए इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस की बात करते हैं. सबसे पहली डेफिनेशन है बायर की. बताइए बायर कौन होता है? बस यही बचा था पढ़ने को, है ना. बस यही बचा था पढ़ने को कि बायर कौन होता है? वन हु बाइज द गुड्स. लेकिन एक वर्ड और यहाँ एडेड है, वन हु अग्रीज टू बाय. तो बायर वो है जो बाय कर रहा है या अग्रीमेंट कर रहा है. तो मान लीजिए आज हमने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि 6 महीने बाद हम आपको गुड्स बेचेंगे या 6 महीने बाद आप गुड्स परचेज करेंगे, तो क्या सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के हिसाब से हम बायर और सेलर हुए? यस, वी विल बी कंसिडर्ड एज अ बायर एंड सेलर. गुड्स आर सेट, सेकंड इज डिलीवरी. डिलीवरी का मतलब होता है पोजेशन ट्रांसफर करना कि ओनरशिप ट्रांसफर करना? पोजेशन. जब हम फिजिकल पोजेशन ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? डिलीवरी. इट मीन्स वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. गुड्स आर सेट टू बी इन डिलीवरेबल स्टेट. अब डिलीवरेबल स्टेट का मतलब होता है रेडी टू बी डिलीवर्ड. ठीक है, जैसे आप कोई सामान खरीदते हैं,
खरीदने के बाद वो उसमें नेसेसरी पैकिंग करता है, वेट करता है और सारी चीजें करता है। ये वो क्या कर रहा है, उन गुड्स को कौन से स्टेट में लेके आ रहा है, डिलीवरेबल स्टेट में। तो डिलीवरेबल स्टेट का मतलब हम कुछ भी ऐसा कर रहे हैं जिससे वो गुड्स डिलीवरी के लिए तैयार हो रहे हैं। गुड्स आर सेड टू बी इन डिलीवरेबल स्टेट व्हेन दे आर इन सच अ स्टेट दैट बायर वुड बी अंडर द कॉन्ट्रैक्ट बी बाउंड टू टेक डिलीवरी ऑफ देम। अगर सेलर ने उन गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट में कर दिया है, अब बायर को उन गुड्स की डिलीवरी लेनी पड़ेगी। ठीक है। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल बताइए क्या होते हैं, ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल इंक्लूड्स बिल ऑफ लेडिंग, डॉक वारंट, वेयर हाउस कीपर सर्टिफिकेट, ये सारे के सारे क्या कहे जाते हैं, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। यानी जिसके पास भी ये डॉक्यूमेंट होंगे वो उन गुड्स का ओनर माना जाएगा। ये सारे वर्ड्स एक्ट आपने पहले भी सारे पढ़े, ये सारे वर्ड्स अभी एक्ट में यूज होंगे। ठीक है, तो जब एक्ट में यूज होंगे तब भी हम लोग एक बार रेफर कर लेंगे कि इनका मीनिंग क्या है। ओके, अब जरा डेफिनेशन में आओ गुड्स की। गुड्स की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट मार्क करिए। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के हिसाब से गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। यानी हम लोग गुड्स में सिर्फ कौन सी प्रॉपर्टी को कंसिडर करते हैं, मूवेबल। तो मान लीजिए हमने आज आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि हम अपनी ये प्रॉपर्टी आपको बेचेंगे, ठीक है, लेकिन आपने ये प्रॉपर्टी खरीदते वक्त सेल ऑफ गुड्स एक्ट के प्रोविजंस को फॉलो नहीं किया, क्या हम आपके खिलाफ कोर्ट में केस कर सकते हैं? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? आपने सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट फॉलो नहीं किया, तो लॉ फॉलो नहीं किया, तो कोर्ट चले जाए हम? नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि यहाँ पर सेल हो रही है प्रॉपर्टी की, एंड प्रॉपर्टी इज अ इमूवेबल थिंग। यानी सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में सिर्फ किस चीज को बेचने की बात करी है, मूवेबल। गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। नाउ अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी, अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी में सिर्फ हमको इतना बताओ, एक्शनेबल क्लेम और मनी को गुड्स मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं? नहीं मान रहे हैं। ये होते क्या है अभी 2 मिनट में बताएंगे। पहले देखो इंक्लूड क्या क्या कर रहे हैं। इंक्लूड स्टॉक्स एंड शेयर्स। बताइए शेयर्स मूवेबल होते हैं कि इमूवेबल? मूवेबल, ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड थिंग्स अटैच्ड टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड which are agreed to be severed before sale। जरा इस लाइन का मतलब समझना। हमको ये बताइए, ये जो प्लांट होते हैं, ट्रीज होते हैं, ठीक है, ये मूवेबल होते हैं कि इमूवेबल? देखा है चलता हुआ पेड़? आपने चलते हुए पेड़ को देखा है लेकिन पेड़ चलता हुआ नहीं देखा। ये बात मेरी शाम तक समझ आएगी आपको, कोई बात नहीं। चैप्टर तो पूरा समझ आया, वो जो लाइन आपने बोली थी वो नहीं समझ में आई, इग्नोर। ठीक है, ओके। तो ये पेड़ पौधे चलते हैं? नहीं चलते। मूवेबल, इमूवेबल? इमूवेबल। बिल्डिंग चलती है? मूवेबल कि इमूवेबल? एसी चलता है, ये एसी मूवेबल है कि इमूवेबल? मूवेबल बोल रहे हैं सब, अब कह रहे हैं इम और मुंह अपने आप लगा लो। हाँ, इमूवेबल कि मूवेबल? इमूवेबल है ये एसी। एक तो आप लोगों के सर का समझ नहीं आता हमको। हाँ में आपका ये चलता है, ना में ये चलता है, समझ ही नहीं आता। टीचर को कंफ्यूज करके रखा है। तुम समझो हम क्या बोलना चाह रहे। ये एसी मूवेबल है कि इमूवेबल? हाउ मेनी ऑफ यू से मूवेबल? ठीक है, हाउ मेनी ऑफ यू से इट इज इमूवेबल? आवाजें आ रही थी अभी इमूवेबल की, अब देखो एकदम सन्नाटा हो गया। व्हाई इट इज मूवेबल? करना नहीं, कह रही उगाड़ के ले जा सकते हैं, ले जा सकते लेकिन लेके जाएंगे? करना नहीं प्लीज, हाँ प्लीज। ठीक है, लेकिन एक बात बताइए, आप मॉल में जाते हैं वहां भी ठंडी ठंडी हवा लगती है क्या? मॉल, मॉल के अंदर कौन सा एसी लगा होता है? सेंट्रलाइज। ये पता है आपको कि ठंडी हवा सेंट्रलाइज एसी से आती है? अच्छा, बड़े इंटेलिजेंट हो। वो सेंट्रलाइज्ड एसी मूवेबल है कि मूवेबल? डिफरेंस समझ में आया? ये एसी मूवेबल है क्योंकि हम इसको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन वो चीजें जो इमूवेबल चीजों के साथ अटैच्ड होती है, जैसे सेंट्रलाइज्ड एसी बिल्डिंग के साथ अटैच्ड है, इसलिए उनको हम लोग क्या मान लेंगे, इमूवेबल। अब जैसा हमने आपको बताया, जो ट्रीज होते हैं, प्लांट्स होते हैं, ये नॉर्मली क्या होते हैं, इमूवेबल। लेकिन 3 कैटेगरीज होती हैं जो होते तो ट्रीज एंड प्लांट्स ही हैं, लेकिन हम उनको मानते मूवेबल है। ये 3 चीजें होती हैं, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड टिम्बर। क्रॉप क्या होते हैं पहले ये बताओ? फसल, अनाज, ठीक है। ग्रास क्या होती है? खुशी कितनी हो रही है सबको। ओके, एंड टिम्बर, व्हाट इज टिम्बर? लकड़ी, बांस, ठीक है।
ये तीनों चीजें पेड़ पौधे ही की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन हम इनको मानते मूवेबल हैं। उसका रीजन ये है कि इनका यूज सिर्फ इनको काट के ही किया जा सकता है, रादर ये उगाए ही जाते हैं काटने के लिए। बताइए क्रॉप्स क्यों उगाए जाते हैं? कि घर में बड़े बड़े क्रॉप्स हों, काटने के लिए। टिम्बर, इसका पर्पस ही यही है, घर वर बनाने के लिए, ठीक है। ग्रास, ग्रास उगती है और काट दी जाती है। यानी ये चीजें हैं तो इमूवेबल, लेकिन क्योंकि इनका यूज इनको सेवर करके, सेवर समझते हो, अलग करके ही किया जा सकता है, इसलिए इन तीन चीजों को इमूवेबल होते हुए भी क्या माना जाता है? मूवेबल। ओके, तो देखो अब डेफिनेशन क्या हुई? कह रहे गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी एंड इंक्लूड्स। पहले इंक्लूड्स में देखना क्या क्या कह रहे हैं। स्टॉक एंड शेयर्स होगा गुड्स, ग्रोइंग क्रॉप्स होंगे, ग्रास होगा, एंड थिंग्स अटैच्ड टू एंड फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड विच आर अग्रीड टू बी सेवर्ड बिफोर सेल। यानी टिम्बर भी इसमें आ सकता है, कोई भी ऐसी चीज जिसको अलग करने के बाद ही उसकी सेल की जा सकती है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? मूवेबल। अब दो चीजों को इन्होंने कहा, एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी। मनी दो तरीके का होता है, करंट मनी एंड ओल्ड मनी। करंट मनी वो मनी जो आज करेंसी में है। बताइए जो मनी करेंसी में, उसको खरीदा बेचा जा सकता है? 50 रुपए खरीदोगे हमसे? खरीद लो। बताइए करंट मनी खरीद सकते हैं? नो। जो मनी सर्कुलेशन में है उसको खरीदा बेचा नहीं जा सकता, लेकिन जो ओल्ड मनी है उसको खरीद बेच सकते हैं एंटीक्स के फॉर्म में, है ना। आप देखिए पुराने जमाने के वो जो सिक्के हैं या ना शेल्स हैं, कॉरीज हैं, ये सब आज भी खरीदे बेचे जाते हैं। तो मनी में दो चीजें आ जाएंगी, करंट मनी एंड ओल्ड मनी। करंट मनी जो है उसको हम लोग गुड्स नहीं मानेंगे, इसलिए उसके ऊपर ऑब्वियसली सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन ओल्ड मनी क्योंकि उनको हम लोग खरीद बेच सकते हैं, इसलिए उनको गुड्स मान लिया जाएगा। और एक वर्ड आता है एक्शनेबल क्लेम। इसका मतलब समझो, एक्शनेबल क्लेम का मतलब मेरा आपके ऊपर एक क्लेम है जिसको रिकवर करने के लिए हम कोर्ट में एक्शन ले सकते हैं। तो मेरा आपके ऊपर एक क्लेम है का सिंपल एग्जांपल समझिए, आपने हमसे 1 लाख रुपए का लोन लिया है, ये मेरा आप पे क्लेम है। क्लेम ये है कि हम आपसे 1 लाख ले सकते हैं, और अगर वो 1 लाख रुपए आपने नहीं दिया तो उसके लिए हम आपके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। ऐसे लोन्स को यानी डेट को ही क्या कहा जाता है? एक्शनेबल क्लेम। अब ये बताओ, क्या ये एक्शनेबल क्लेम खरीदा बेचा जा सकता है? क्या हम ये कह सकते हैं हमें तुमसे 1 लाख रुपए लेने थे, अगर तुमने नहीं दिए तो तुम्हारे ऊपर केस करेंगे एक्स? ये एक्स कहां से आ गए बीच में? हाँ, हम ये कर सकते हैं कि वो लोन लेके हम तुम्हें दे दें, दैट इज ओके, बट एक्शनेबल क्लेम्स को गुड्स की तरह खरीदा बेचा नहीं जा सकता। एक्शनेबल क्लेम का सिंपल एग्जाम्पल क्या है? डेट, लोन। ओके, तो दो चीजें हैं जिनको हम लोग गुड्स नहीं मानते हैं, एक्शनेबल क्लेम को नहीं मानते हैं और करंट मनी को नहीं मानते हैं। इसके अलावा जो ओल्ड मनी है, ठीक है, या क्रॉप्स हैं, शेयर्स हैं, ग्रास है, इन सबको क्या माना जाता है? मूवेबल। और अगर ये मूवेबल है तो इन सबको क्या मानेंगे? गुड्स, एंड सेल्स ऑफ गुड्स विल बी एप्लीकेबल। एनी डाउट इन दिस डेफिनेशन? क्लियर? ठीक है। अब नेक्स्ट आइए, बाकी सिंपल डेफिनेशन है, रीड कर लेना। इनसॉल्वेंट समझ गए ना कौन पर्सन होगा? इतने समझदार तो अब है ही, है ना। आप इंसॉल्वेंट कर दे लोगों को और कंपनियों को, डेफिनेशन की क्या बात है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स देखो क्या होता है। कह रहे हैं गुड्स को सेल करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है? अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयरबाय द सेलर transfers or agrees to transfer the property in goods. What do we mean by the word property? Ownership. Property का मतलब हमेशा होता है ownership, यानी अगर सेलर ओनरशिप ट्रांसफर कर रहा है तो उसको हम क्या मानते हैं? सेल। किसको ट्रांसफर कर रहा है? बायर को। किस चीज के बदले में ट्रांसफर कर रहा है? मनी कंसिडरेशन। यानी सेल के लिए गुड्स के बदले मनी होना चाहिए। अगर गुड्स के बदले गुड्स हैं तो वो क्या होता है? बार्टर होता है, वो सेल नहीं होता। कह रहे हैं सेल के केस में वन ऑफ द थिंग्स शुड बी मनी। ओके, तो अगर ये तीन कंडीशंस प्रेजेंट हैं तो हम उसको क्या मान लेंगे? सेल। तो देखो लिखा है द फॉलोइंग आर दस द एसेंशियल्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स। सबसे पहले कह रहे हैं बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। बायलेटरल मतलब कितनी पार्टीज होनी चाहिए? कम से कम 2 पार्टीज होनी चाहिए। क्या चीज ट्रांसफर होनी चाहिए? प्रॉपर्टी। स्पेलिंग देखो जरा, प्रॉपर्टी, ऐसे ही लिखना तुम लोग भी एग्जाम में, ठीक है। और क्या क्या सेल होने का होता है? गुड्स। किस चीज के बदले में? प्राइस और मनी कंसिडरेशन। और क्योंकि गुड्स को सेल करना भी एक कॉन्ट्रैक्ट है,
इसलिए कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एलिमेंट्स भी इसके अंदर प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, जहां डाउट हो हमको रोक के पूछ लीजिएगा। ठीक है, पूछ लेंगे, यस और नो, पक्का? ठीक है, अब उसी को ही समझाया हुआ है, बायलैटरल ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कर लेंगे, वैसे जरूरत नहीं है करने की, वही चार्ट पढ़ लिया उतना सफिशिएंट है। अब आइए जरा डिस्टिंक्शन बिटवीन सेल एंड अग्रीमेंट टू सेल। एक बात बताइएगा, जरा डिफरेंस समझिएगा। मान लीजिए आज हम आपसे कहते हैं मेरे पास अभी इसी पोडियम में 1 किलो मैंगो रखे हुए हैं, सच में रखे, झूठ थोड़ी बोलना है आज हम आपके लिए, सीजन भी है, तो यहाँ 1 किलो मैंगो रखे, वो आपको बेचने का हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, हम आपको मैंगो देंगे और आपसे बस 10,000 रुपए ले लेंगे, ठीक है? अरे क्या दे, बहुत बढ़िया मैंगो है, ठीक है, तो हम 1 किलो मैंगो आपको देंगे और आपसे 10,000 रुपए ले लेंगे, ये सेल है, ये अग्रीमेंट है, ये अग्रीमेंट है। अच्छा, सेकेंड एग्जाम्पल, हमने आज आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि आज से 6 महीने बाद हमने मैंगोज उगाए हैं, वो उग जाएंगे, जब वो उग जाएंगे तब हम आपको बेच देंगे। नहीं नहीं, पहले वाला था। अरे नहीं, ऐसे कैसे, कितनी जल्दी आंसर बदलते हो। हमने 2 एग्जाम्पल्स दिए, हमने आपसे कहा मेरे पास मैंगो रखे हुए हैं, ये मैंगो हमने आपको बेच दिया और आपसे पैसा ले लिया, ये सेल है कि अग्रीमेंट टू सेल है? दिस इज सेल, हमने आपको गुड्स दे दिया, आपसे पैसा ले लिया, ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो गया। और अगर हम आपसे कह रहे हैं कि मैंगोज उगने वाले हैं, जब वो उग जाएंगे तब हम आपको दे देंगे, यानी आज हम उनका सेल कर रहे हैं कि आज सिर्फ अग्रीमेंट कर रहे हैं? अग्रीमेंट। जो गुड्स, अच्छा एक और बात बताओ, दोनों में एग्जिस्टिंग गुड्स कौन से हुए और फ्यूचर गुड्स कौन से हुए? जो सेल वाले हैं वो एग्जिस्टिंग हैं, ठीक है, और जो फ्यूचर वाले हैं वो कौन से थे? अग्रीमेंट। यानी अगर हम आपसे ये कहें फ्यूचर गुड्स की सेल नहीं हो सकती, यस और नो, फ्यूचर गुड्स की सेल नहीं हो सकती। हमने आपसे कहा हम मैंगो ग्रो कर रहे हैं, आप कह रहे हैं जब ग्रो हो जाए, आ जाए तब बेचना, ठीक है, कह रहे हैं फ्यूचर गुड्स का सिर्फ क्या हो सकता है? अग्रीमेंट टू सेल। सेल के केस में बताओ ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है? यस। अग्रीमेंट टू सेल में ओनरशिप ट्रांसफर हुई है? नो। आज सिर्फ मेरे और आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। अच्छा बताओ, सेल के केस में जैसे ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, आपने हमसे मैंगो लिए और जैसे ही आपने मैंगो हाथ में पकड़े, आपके हाथ से मैंगो छूट गए और सब खराब हो गए, बताओ रिस्क बायर का है कि सेलर का? क्यों? अभी आपने खाए, चखे भी नहीं थे, ओनरशिप ट्रांसफर हो गई जैसे सेल हुई, ठीक है? तो इस हिसाब से हमको बताओ, अग्रीमेंट टू सेल के केस में रिस्क सेलर का होगा कि बायर का? सेलर का, क्योंकि सेल अभी नहीं हुई है। रिस्क जो होती है वो किसके साथ साथ चलती है? ओनरशिप के साथ। ओनरशिप जिसकी होगी, रिस्क उसी की होगी। तो जरा डिफरेंसेस देखिए, लिखे हैं डिफरेंस बिटवीन सेल एंड अग्रीमेंट टू सेल। इन अ सेल, प्रॉपर्टी इन द गुड सोल्ड पासेस टू द बायर, ठीक है, सेल के केस में प्रॉपर्टी किसको पास हो जाती है? बायर को, सो दैट ही बिकम्स द ओनर ऑफ द गुड्स। जबकि अग्रीमेंट टू सेल में ओनरशिप डज नॉट पास टू द बायर, और ओनरशिप किसके पास रहेगी? सेलर के पास। 2 तरीके के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी। एग्जीक्यूटेड का मतलब बताओ क्या हुआ? जो दोनों पार्टीज ने अपना अपना काम कर दिया है, और एग्जीक्यूटरी मतलब जो होना बाकी है। तो लॉजिकली बताना, थोड़ा कठिन क्वेश्चन पूछेंगे, सेल क्या है, एग्जीक्यूटेड की एग्जीक्यूटरी? नहीं, हम ये सुन रहे हैं आधे से ज्यादा बच्चे एक्सी बोल रहे हैं, बस टेड और टरी खुद लगा लो, है ना? एग्जीक्यूटेड की एग्जीक्यूटरी? एग्जीक्यूटेड, हमने गुड्स दे दिए, आपने पैसे दे दिए, एग्जीक्यूटेड। और अग्रीमेंट टू सेल क्या है? एग्जीक्यूटरी, क्योंकि अभी होना बाकी है। सेकेंड डिफरेंस क्लियर है? अग्रीमेंट टू सेल इज एग्जीक्यूटरी एंड अ सेल इज एग्जीक्यूटेड। An agreement to sell is a contract pure and simple, but sale is a contract plus conveyance. Conveyance का मतलब होता है ओनरशिप ट्रांसफर करना। कह रहे हैं अग्रीमेंट टू सेल के केस में आज हम सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि ओनरशिप भी ट्रांसफर कर रहे हैं? सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट। तो कह रहे हैं अग्रीमेंट टू सेल इज अ कॉन्ट्रैक्ट प्योर एंड सिंपल, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट है। जबकि सेल क्या है? कह रहे हैं सेल में कॉन्ट्रैक्ट भी हो रहा है और कॉन्ट्रैक्ट के साथ साथ ओनरशिप भी ट्रांसफर हो रही है। एनी डाउट इन द 3 पॉइंट्स? ठीक है। फोर्थ देखो, कह रहे इफ देयर इज एन अग्रीमेंट टू सेल एंड द गुड्स आर डिस्ट्रॉयड, बताइए लॉस किसका होगा? सेलर का। अग्रीमेंट टू सेल के केस में लॉस विल बी ऑफ सेलर, और अगर सेल हो गई है तो लॉस किसका होगा? बायर का। ठीक है, अब एक क्वेश्चन पूछेंगे, बताइएगा, मान लीजिए सेल हो गई, ठीक है,
और बायर इंसॉल्वेंट हो गया, तो वो जो गुड्स थे वो बायर की प्रॉपर्टी में, एसेट्स में जोड़े जाएंगे कि नहीं जोड़े जाएंगे? आपको मेरा क्वेश्चन समझ आ गया? सेल हो गई और बायर इंसॉल्वेंट हो गया, दोनों इंसॉल्वेंट हो गए, चलो सेलर भी इंसॉल्वेंट हो गया, बायर भी इंसॉल्वेंट हो गए। वो मैंगो थे ही अनलकी, जैसे ही वो मैंगो बिके वैसे ही दोनों इंसॉल्वेंट हो गए। अब बताओ वो गुड्स यानी वो मैंगो किसके एसेट में जोड़े जाएंगे? बायर के, ठीक है। और अगर अग्रीमेंट टू सेल होता तो सेलर की, क्योंकि किसके गुड्स में किसके एसेट्स में जोड़े जाएंगे वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि उसका ओनर कौन है, ठीक है। इसी तरह ई पॉइंट में लिखा है इफ देयर इज एन अग्रीमेंट टू सेल एंड सेलर कमिट्स अ ब्रीच द बायर हैज ओनली अ पर्सनल रेमेडी अगेंस्ट द सेलर। ये बात समझ में आई क्या हुई? अगर मान लीजिए मेरे और आपके बीच में सिर्फ अग्रीमेंट हुआ था कि 6 महीने बाद हम आपको गुड्स देंगे, और 6 महीने बाद हमने आपको गुड्स देने से मना कर दिया, तो आप मेरे ऊपर जो केस करोगे, ठीक है, उसमें आप हमसे गुड्स भी मांगोगे या सिर्फ डैमेजेस मांगोगे? सिर्फ डैमेजेस। लेकिन अगर हमारे बीच में सेल हो गई होती और हमने गुड्स देने से मना कर दिए होते, तो आप हमसे गुड्स भी मांगते और डैमेजेस भी मांगते, ठीक है। पांचों डिफरेंसेस क्लियर हैं सेल और एग्रीमेंट टू सेल में? एनी डाउट? चलो अब बात करेंगे सेल एंड बेलमेंट। ये बेलमेंट क्या होता है? सुना है कभी बेलमेंट? अच्छा मान लीजिए हम कोई घूमने जा रहे हैं, ठीक है, और मेरे पास मेरा डॉगी था, वो हमने आपके पास छोड़ दिया, आपके ऊपर नहीं छोड़ा। हमने कहा हम बाहर घूमने जा रहे हैं, 1 हफ्ते के लिए मेरा डॉगी रख लो, जब हम वापस आए तो डॉगी वापस दे देना, ठीक है। क्या हमने डॉगी बेच दिया आपको? फिर हमने किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए अपना सामान आपके पास रखवाया है और आपसे कहा कि आप इसको सेफ कस्टडी में रखना और कुछ समय बाद जब हम वापस आए तो हमें दे देना। हमारे बीच में सेल नहीं हुई है, इस ट्रांजैक्शन को क्या कहते हैं? बेलमेंट। जो दे रहा है गुड्स वो कौन होता है? बेलर, और जिसके पास गुड्स होते हैं वो होती है बेली। क्या आप हमें डिफरेंस बता सकते हो सेल और बेलमेंट में? सेल में ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है, बेलमेंट में ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी, ठीक है। हाँ, सेल के केस में मॉनेटरी कंसिडरेशन होगी, बेलमेंट में वैसे रुको वैसे बेलमेंट में 2 चीजें होती हैं, ग्रेशियस बेलमेंट एंड नॉन ग्रेशियस। अगर आपने कहा तुम्हारा डॉगी हम रख तो लेंगे लेकिन तुम्हारे डॉगी के खर्चे बहुत हैं, तो हमको कुछ पैसे दे के जाओ, उसके ऊपर लगेंगे, आपके डॉगी को रखने के चार्जेस लेंगे हम, तो वो बताओ ग्रेशियस हुई कि नॉन ग्रेशियस? नॉन ग्रेशियस। ग्रेशियस मीन्स गिफ्ट, ठीक है। और अगर आप कह रहे नहीं तुम्हारा डॉगी मेरा डॉगी कोई दिक्कत नहीं हम फ्री में रख लेंगे, तो वो क्या हुई? ग्रेशियस, ठीक है, फाइन। अच्छा बताइए, मान लीजिए हमने डॉगी आपके पास छोड़ा और 1 हफ्ते बाद जब हम आए तो हमने देखा डॉगी पे कुछ लॉस हुआ, बेचारा सूख के कांटा हो गया, उसके बिस्किट भी आप ही खा रहे थे, ठीक है। यानी अगर गुड्स का लॉस हुआ बेलमेंट में, तो बताओ लॉस बायर का मतलब सेलर का होगा कि बायर का? मतलब बेलर का होगा कि बेली का? बेलर का होगा। क्यों? क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है। वो बात अलग है कि अगर बेली की वजह से वो लॉस हुआ है तो वो रिकवर कर लेगा किससे? बेली से। डिफरेंस समझ आ गया सेल और बेलमेंट में? अब बेलमेंट इज अ ट्रांजैक्शन अंडर विच गुड्स आर डिलीवर्ड बाय वन पर्सन द बेलर टू अनदर फॉर सम पर्पस, किसी पर्पस से डिलीवर किया है, अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट दैट दे बी रिटर्न्ड और डिस्पोज्ड ऑफ एज डायरेक्टेड आफ्टर यूज। तो इसी कॉन्ट्रैक्ट के साथ, मतलब इसी अग्रीमेंट के साथ हमने दिया था कि जब हो जाएगा पर्पस सॉल्व तो आप हमको वो गुड्स वापस कर देंगे। हाँ बेटा। नहीं, डैमेजेस ले सकते हैं। ग्रेशियस का मतलब वो उस सामान को रखने की चार्जेस ले रहा है कि नहीं ले रहा है। अगर चार्जेस ले रहा है तो नॉन ग्रेशियस है, और अगर नहीं ले रहा है तो वो गिफ्ट की तरीके से कर रहा है, यानी कि इट इज ग्रेशियस। ओके। सेल एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर, जो अभी हम लोग बात कर रहे थे नॉन ग्रेशियस बेलमेंट की, ठीक है। अब जैसे अभी हमने आपको बताया हमने अपना डॉगी आपके पास रखवाया, तो आपको डॉगी में कुछ करना नहीं था, आपको कोई काम नहीं करना था, बस रखना था। लेकिन एक बात बताइए, आपने टेलर को कपड़ा दिया और उससे कहा शर्ट सिल देना, तो क्या पहली चीज ये सेल हो गई? आपने कपड़ा बेच दिया उसको, आपने कहा हम तुम्हें कपड़ा दे रहे हैं, इसकी शर्ट सिलना और शर्ट सिल के हमको वापस कर देना। ये भी एक तरीके का बेलमेंट है, बस फर्क इतना है कि इसमें बेली को अपनी क्रिएटिविटी और स्किल लगा के उसमें कुछ काम करना है। दैट इज व्हाट इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर। मतलब तुम इसमें वर्क करो, तुम अपना लेबर लगाओ, और जब वो पर्पस सॉल्व हो जाए तब तुम हमको वापस कर देना। बताओ
contract for work and labor can be gracious or non-gracious, या it will always be non-gracious? अगर वो अपनी creativity skill लगा रहा है तो generally it will be non-gracious. The distinction between sale and contract for work and labor becomes important when the question of passing property arises. अब sale में and contract for work and labor में भी अगर आप difference देखो तो क्या difference है? Simple sale में ownership transfer हो रही है, लेकिन contract for work and labor में ownership transfer नहीं होगी. Any doubt till here? पक्का पूछ लेना कुछ दिक्कत हो तो. Sale and hire purchase, बताओ hire purchase क्या होता है? इंस्टॉलमेंट, यानी आपने कोई गुड खरीदा, ठीक है, और आपने क्या किया, उसके इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं. जब लास्ट इंस्टॉलमेंट पे हो जाएगी तब आपको एक ऑप्शन मिलेगा कि आप चाहे तो वो गुड्स खरीद लें और चाहे तो ना खरीदें. यानी देखा जाए तो आज आपने वो गुड्स हायर पे लिए, किराए पे लिए हैं, ठीक है, और आप हर मंथ उसकी कुछ पेमेंट हमको देते जा रहे हैं. लास्ट इंस्टॉलमेंट जब आप देंगे तो आपको ऑप्शन दिया जाएगा, चाहो तो खरीद लो, चाहो तो ना खरीदो. तो बताओ सेल में और हायर परचेज में फर्क क्या हुआ? सेल में ओनरशिप तुरंत ट्रांसफर हो जाती है, जबकि हायर परचेज में लास्ट में होगी. ओके, अगर हमने गुड्स आपको हायर परचेज पे दिए हैं और गुड्स का लॉस होता है तो बताओ कौन बियर करेगा? ओनर. ओनर, ठीक है, ओनर और हायरर दो पार्टीज होती है. कौन बियर करेगा? ओनर. क्यों? क्योंकि अभी तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है. A hire purchase agreement is basically a contract of hire. Hire मतलब क्या होता है? किराया, किराए पे दी हैं, ठीक है, चीजें किराए पे दी हैं. But in addition, it gives the hirer an option to purchase the goods at the end of hiring period. हमको बताओ फिर हायर परचेज में और लीज में क्या फर्क हुआ? रेंट पे, इसमें भी तो किराए पे दे रहे हो, उसमें भी किराए पे देते हैं. हाँ, सुनाई हमको नहीं दिया, लेकिन आपके कॉन्फिडेंस से लग रहा है सही बोल रहे हो. लीज, हाँ समझ गए. लीज के केस में, रेंट के केस में ओनरशिप ट्रांसफर करने का ऑप्शन नहीं होता, लेकिन हायर परचेज में सारी हायर पेमेंट्स के बाद ऑप्शन दिया जाएगा कि आप चाहे तो गुड्स को परचेज कर ले. नाउ कैन यू टेल मी द डिफरेंस बिटवीन हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम? आप जो एसी खरीद के लाते हो वो हायर परचेज होता है कि इंस्टॉलमेंट? वो इंस्टॉलमेंट होता है. हाँ, इंस्टॉलमेंट में पता है क्या होता है? ओनरशिप तुरंत ट्रांसफर हो जाती है, बस उसका पैसा आप इंस्टॉलमेंट में दे रहे हो. आप एसी किराए पे थोड़ी लाते हो, आप इंस्टॉलमेंट में लाते हो. एक्चुअली पता है ट्रांजैक्शन ही होता है, जो फाइनेंस कंपनी होती है जिससे आपने फाइनेंस पे लिया है वो तुरंत खरीद लेती है, फिर आप उस एसी वाली कंपनी को नहीं इंस्टॉलमेंट देते हो, फाइनेंस कंपनी को देते हो. ठीक है, तो इंस्टॉलमेंट सिस्टम में ओनरशिप आपको मिल गई, बस उसका पैसा आप इंस्टॉलमेंट में दे रहे हो. जबकि हायर परचेज में आप ले ही रहे हो किराए पे, विद एन ऑप्शन कि लास्ट में आप चाहो तो परचेज कर लेना और चाहो तो ना करना. क्लियर हो गया? एनी डाउट? चलो अब बात करते हैं सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. ये अभी हमने आपको बता दिया सब्जेक्ट मैटर क्या होते हैं. गुड्स, ये हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. देखो, गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी. क्या क्या इंक्लूड नहीं होता है? एक्शनेबल क्लेम इंक्लूड नहीं होगा, मनी इंक्लूड नहीं होगा. क्या इंक्लूड होगा? स्टॉक, शेयर, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास और थिंग्स अटैच्ड टू. ओके, एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी आर नॉट गुड्स एंड कैन नॉट बी ब्रॉट एंड सोल्ड. आई थिंक वी हैव डन. कर लेंगे इसको रीड. गुड्स की डेफिनेशन हम लोगों ने पहले ही पढ़ ली. अब आओ, जो गुड्स होते हैं वो तीन तरीके के होते हैं, ये भी पढ़ लिया हम लोगों ने. जो मैंगो मेरे पोडियम में रखे हैं और इनको बेचने का हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये कौन से होते हैं? एग्जिस्टिंग गुड्स. जो मैंगो अभी हमने छत पे लगाए हैं, 6 महीने बाद पेड़ निकलेगा. अच्छा, तब तक आप कहाँ प्रोफेशनल में होंगे कि यहीं एग्जीक्यूटिव में होंगे? कोई बात नहीं, ऐसी बात नहीं करेंगे जिसमें दुख हो, दर्द हो, है ना. मैंगोस की बात करते हैं. तो आज 3 एग्जाम्पल देंगे हम आपको. ठीक है, पहला, मेरे पोडियम में मैंगो रखे हैं जो हम आपको देंगे और पैसा लेंगे. एग्जिस्टिंग गुड्स. हमने मैंगो उगाए हैं, 6 महीने बाद उगेंगे तब देंगे. ओके, मेरे मैंगो शिप से आ रहे हैं आपके लिए स्पेशल. अरे रुको, अभी शिप आई भी नहीं. हमने आपके लिए स्पेशल क्वालिटी मैंगो मंगवाई और वो मैंगो शिप से आ रहे हैं. अगर वो शिप आ गई तो मैंगो दे देंगे, और शिप डूब गई तो मैंगो नहीं देंगे. ये कौन से गुड्स हुए? कंटिंजेंट का मतलब समझते हैं? होने या ना होने की संभावना. यानी कि कंटिंजेंट वाले मैंगो आज एग्जिस्ट तो कर रहे हैं, लेकिन आपको मिलना निश्चित नहीं है. ऐसे गुड्स कौन से होते हैं? कंटिंजेंट गुड्स. एनी डाउट? एग्जिस्टिंग वाले गुड्स 3 तरीके के होते हैं, स्पेसिफिक गुड्स, एसेटेन्ड और अनएसेटेन्ड. ठीक है, बहुत ध्यान से समझना. देखिए, मान लीजिए हम आपकी दुकान पर आए और हमने कहा कि हमें वर्लपूल की 7 किलो की वॉशिंग मशीन खरीदनी है.
यानी हमने आपको स्पेसिफिकली बता दिया हमें कौन सी खरीदनी है। ये कौन से गुड्स हुए? स्पेसिफिक गुड्स। अब हम आपके दुकान में आए और आपके पास लेट से 100 केजी राइस रखा था, ठीक है। हमने कहा इस 100 केजी राइस में से हमें 1 किलो राइस चाहिए, ठीक है। उस 100 केजी राइस में से आपने 1 किलो राइस निकाल के मेरे लिए अलग कर दिया। वैसे एक बात बताइए, जैसे राइस की दुकान में राइस रखा और आपको 1 किलो लेना है तो एक एक दाना चुनते हो अपना, कि हम स्पेसिफिकली बैठ के बताएंगे हमको इसमें से कौन कौन सा दाना दो, ऐसा करते हैं? निकाल लेते हैं रैंडमली, ठीक है। तो आपके लिए जब उस 100 किलो राइस में से 1 किलो राइस निकाल के अलग कर दिया गया, वो क्या होता है? एसेटेन। और जब तक वो 100 किलो साथ में रखा था, जिस 100 किलो में से 1 किलो आपका भी था लेकिन आपको पता नहीं है कौन सा था, वो कौन से हुए? अनएसेटेन। डिफरेंस समझ में आया? ठीक है। आप शोरूम में गए एसी खरीदने, तो पहले ये बताओ उनके दुकान में जो एसी लगा होता है आपको पसंद है वही उठा के ले आते हो कि गोडाउन से मंगवाया जाता है? कि वही जो मॉडल लगे वही उठा के ले आए, यही चाहिए, है ना? अब क्या हुआ, आपको एसी का मॉडल पसंद आया तो आपने कहा ये वाला चाहिए, तो दुकान वाला कहता है ठीक है हम गोडाउन से मंगवा लेते हैं आपके लिए, यही होता है, ठीक है। अब उसके गोडाउन में 10 पीस रखे थे, जब तक वो 10 रखे थे उसमें से कोई एक आपका है, वो क्या थे? अनएसर्टेन। फिर उस 10 में से उसने आपका वाला एक अलग निकाल के रख दिया, एसेटेन, ठीक है। और अगर मान लीजिए आपने दुकान में जाके स्पेसिफिकली बता दिया, जैसे फोन जब आप लेते हैं तो हम स्पेसिफिकली बताते हैं ये वाला फोन, ये वाला मॉडल, डार्क ब्लू कलर, उसके पीछे वो बटरफ्लाई वाला कवर, लड़कियां लगाती है ना बटरफ्लाई वाला कवर, ये स्पेसिफिकली जब आप बता रहे हैं तो वो गुड्स कौन से हुए? स्पेसिफिक गुड्स। यानी जब हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसी वक्त अगर गुड आइडेंटिफाइड है तो कौन से हुए? स्पेसिफिक गुड्स। और अगर कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद आपके लिए उन गुड्स को अलग किया गया तो वो क्या हो जाएंगे? एसेटेन। क्लियर है? ठीक है। देखो existing goods are the goods which are either owned or possessed by the seller at the time of contract of sale. Sale of goods possessed but not owned by the seller would be by an agent or pledgee. इसी में देखो आते हैं जेनेरिक और अनएसर्टेन गुड्स। कह रहे हैं जेनेरिक और अनएसर्टेन गुड्स आर द गुड्स व्हिच आर नॉट स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड। नॉट स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड समझ गए? यानी बहुत सारे हैं जो साथ में रखे हैं और उसमें से आपका कौन सा है ये आइडेंटिफाइड नहीं है। इंडिकेटेड बाय डिस्क्रिप्शन, इफ अ मर्चेंट अग्रीज टू सप्लाई अ रेडियो सेट फ्रॉम हिज स्टॉक ऑफ रेडियो सेट्स, उसके पास बहुत सारे रेडियो थे जिसमें से वो एक आपको दे देगा, तो जब तक उसके सारे साथ में रखे हैं वो क्या हुए? अनएसेटेन। उसमें से उसने निकाल के आपको दे दिया, वो क्या हो जाएगा? एसेटेन। As soon as a particular set is separated or identified for delivery, the buyer has notice of it, the goods are ascertain. Goods ascertain हो गए और आपके लिए स्पेसिफिकली अलग निकाल दिया, तो वही एक स्टेप बाद क्या हो जाएगा? स्पेसिफिक गुड्स। फ्यूचर एंड कंटिंजेंट हो जाएगा, पढ़ने की रिक्वायरमेंट है, बहुत डिटेल में आप भी मत करना, अगर मतलब समझ में आ गया है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा व्हाट आर फ्यूचर गुड्स, इतना आसान भी नहीं आता पेपर, ओके। ओके, अब आइए इफेक्ट ऑफ पेरिशिंग ऑफ गुड्स। व्हाट डू वी मीन बाय पेरिशिंग? खराब होना, ठीक है। गुड्स पेरिशिंग बिफोर मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। बताओ सेल होने के पहले ही गुड्स पेरिश हो गए तो सेल होगी कि नहीं होगी? सेल कैंसिल हो जाएगी, तो ऑब्वियसली लॉस किसका होगा? सेलर का। सेकेंड सिचुएशन, मान लीजिए सेल हो गई उसके बाद गुड्स पेरिश हुए, बायर का। और मान लो अग्रीमेंट टू सेल हुआ है और गुड्स पेरिश हो गए, लॉस होगा सेलर का, एंड ऑब्वियसली अब सेल पॉसिबल नहीं है। यही है 3 टॉपिक। गुड्स पेरिशिंग बिफोर मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, वेयर इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स द गुड्स विदाउट नॉलेज ऑफ द सेलर हैव एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट पेरिश्ड। तो देखो लिखा है द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड। अब ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड। एंड ऑब्वियसली क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है इसलिए लॉस विल फॉल ऑन द सेलर। वॉइड समझते हो क्या होता है? क्या होता है? इनवैलिड, ठीक है, इनवैलिड। सिमिलरली गुड्स पेरिशिंग आफ्टर अग्रीमेंट टू सेल, अग्रीमेंट टू सेल भले ही हो गया हो उसके बाद भी अगर गुड्स पेरिश हो रहे हैं तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड, ओके। व्हेन देयर इज एन अग्रीमेंट टू सेल स्पेसिफिक गुड्स एंड सब्सिक्वेंटली द गुड्स विदाउट एनी फॉल्ट ऑफ एनी पार्टी पेरिश, देन आगे देखो लिखा है द अग्रीमेंट इज देयरबाय अवॉइडेड, तो भी अग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। और अग्रीमेंट वॉइड हो गया इसका मतलब ऑब्वियसली रिस्क किसका होगा? सेलर का। एनी डाउट? डाउट हो तो बता दीजिए। ऐसा तो नहीं लग रहा टफ कितना है ये चैप्टर? ठीक है, जिसको लग रहा हो हमें अलग से मिले।
मेथड्स ऑफ फिक्सिंग प्राइस, कह रहे हैं जब हम गुड्स की सेलिंग करते हैं तो प्राइस कैसे फिक्स किया जाता है। देखिए एक चीज आप ध्यान रखा करिए, हम जिस चैप्टर को जिस स्पीड से पढ़ाते हैं उसी स्पीड से आपको रिवाइज करना है। इससे आपको उस चैप्टर की रिलेटिव इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। आपको ये समझ में आता है, ऐसा नहीं है कि हम किस जल्दी पढ़ा रहे हैं तो जल्दी मन है आज पढ़ाने का। अगर हम इस चैप्टर को जल्दी टेकअप कर रहे हैं इसका मतलब इसका एक एक वर्ड एक एक लाइन आपको नहीं पढ़नी है, ठीक है। और कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें हम लोग एक एक वर्ड एक एक पन्ना पढ़ पाते हैं एक दिन में। दिस शोज द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ द चैप्टर्स। तो आप भी जब रिवाइज करना तो ये नहीं करना कि बस सेल्स ऑफ गुड्स उठा के बैठ गए, यही रिवाइज कर 4 दिन हो गए सेल्स ऑफ गुड्स एग में, फ्यूचर गुड एग्जिस्टिंग में ही मजा आ रही है अभी, ठीक है। तो फटाफट करना एकदम, ये चैप्टर सबसे जल्दी रिवाइज करना, ओके। अगर करना रिवाइज तो, है ना। आप वैसे करते हैं ना, वो खेलते हो अपना, जैसे 15 चैप्टर हैं 15 में से कोई 10 कर लिए, ऐसा तो नहीं करते। स्कूल में तो यही करते थे, है ना, ऐसा करना जाना। अच्छा, मोड्स ऑफ फिक्सिंग प्राइस, देखिए प्राइस कैसे फिक्स किया जा सकता है। जब हम आपको गुड सेल कर रहे हैं तो उनका प्राइस क्या होगा, सबसे पहले बताओ कौन डिसाइड करेगा, पार्टीज एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय द पार्टीज देमसेल्व्स। सेकंड कह रहे हैं मे बी लेफ्ट टू बी डिटरमाइंड बाय द कोर्स ऑफ डीलिंग। कोर्स ऑफ डीलिंग का मतलब जैसे मान लीजिए हम और आप एक दूसरे के रेगुलर कस्टमर हैं, तो नॉर्मली हम लोग जितने रेट पे चला रहे हैं उसी रेट पे बेचेंगे। तो लेट से हमारा और आपका नॉर्मल है कि आप हम ही से मैंगो खरीदते हैं हर बार, ठीक है, और हर बार हम आपको जैसे आपने कई बार देखा होगा आपके घर वाले भी, कोई आपकी बंधी हुई दुकानें होती है ना, तो उससे कहते हैं मेरे वाले रेट पे दो, सुना है, वो दे भी देता है, अरे आप ही का रेट लगाया है, बना वो बेवकूफी रहा होता है ना। बट हमारे घर वाले खुश हो जाते, मासूम है ना कि अच्छा हमको हमारे रेट पे मिल गया, उसमें भी वो ऑब्वियसली प्रॉफिट तो कमा ही रहा होता है, बट स्टिल। तो मेरे वाले रेट का मतलब समझ गए कि हमारे वाला रेट जो चल रहा है उसी रेट को हम प्राइस मान लेंगे। तो इन द कोर्स ऑफ डीलिंग ऑफ द पार्टी, मतलब हम लोग रेगुलर कस्टमर हैं, हम लोग बार बार एक दूसरे के साथ ट्रांजैक्शन करते हैं, तो जिस प्राइस पे चला आ रहा है उसी प्राइस को हम लोग प्राइस मान लेंगे। दो तरीके हो गए। पहला तरीका क्या था, पार्टीज डिसाइड कर लें किस प्राइस पे गुड्स बेचने। दूसरा क्या था, कोर्स ऑफ डीलिंग में पता चल जाए कि जो रेट चल रहा था उसी रेट पे बेच दें। तीसरा देखो, मे बी लेफ्ट टू बी फिक्स्ड इन सम वे स्टिपुलेटेड इन द कॉन्ट्रैक्ट। कह रहे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि उस दिन का जो मार्केट प्राइस होगा वही हमारा प्राइस होगा, तो उस दिन का मार्केट प्राइस देख लिया जाएगा और उसी रेट पे हम आपको गुड सेल कर देंगे। यानी कोई भी तरीका जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा, हमारे ही कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा, उस रेट पर हम आपको गुड सेल कर देंगे। थर्ड समझ आ गया, मे बी लेफ्ट टू बी फिक्स्ड इन सम वे स्टिपुलेटेड इन द कॉन्ट्रैक्ट। एंड फोर्थ, मे बी लेफ्ट टू बी फिक्स्ड बाय सम थर्ड पार्टी। अब मान लीजिए हमने और आपने डिसाइड किया कि मैंगोज हम आपको कितने के देंगे, इसके लिए एक एक्सपर्ट बुलाएंगे। वो एक्सपर्ट एक एक मैंगो चख के देखेगा, क्वालिटी समझेगा और फिर प्राइस बताएगा, तो भाई एक्सपर्ट के हिसाब से प्राइस होगा, ठीक है, फाइन। तो ये 4 तरीके होते हैं प्राइस फिक्स करने के। बताओ कौन कौन से हुए। पहला, पार्टीज डिसाइड करेंगे, कोर्स ऑफ डीलिंग से होगा, कॉन्ट्रैक्ट में जो लिखा है, या थर्ड पार्टी, ठीक है। सबसे ज्यादा टेस्ट आपको किस वाले में आएगा, एक्सपर्ट वाले में, उसका चखा हुआ होगा ना, वो एक चक चक के देगा एक एक। अच्छा, अब आ जाओ कंडीशंस एंड वारंटी। ये लाइन एक बार देख लो। अच्छा, ये लाइन समझ आ रही है, वेयर द कॉन्ट्रैक्ट स्टेट्स दैट द प्राइस इज टू बी फिक्स्ड बाय अ थर्ड पार्टी एंड सच थर्ड पार्टी फेल्स टू डू सो, द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड। ये क्लियर है कि हम लोगों ने डिसाइड किया था कि थर्ड पार्टी बताएगी, थर्ड पार्टी नहीं बता रही है, तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड यानी इनवैलिड। चले, कहाँ चले, कंडीशंस एंड वारंटी। अच्छा एक बात बताओ, गारंटी और वारंटी सुना है आपने कि प्रोडक्ट में गारंटी है या वारंटी है, क्या मतलब होता है। गारंटी अच्छी होती है कि वारंटी, गारंटी, गारंटी में कहते हैं हम नया प्रोडक्ट दे देंगे, और वारंटी में क्या कहते हैं, रिपेयर कर देंगे, नया नहीं देंगे, ठीक है। अच्छा, आप गारंटी को वारंटी मान सकते हो, बना सकते हो। मतलब आपके पास कोई प्रोडक्ट था, उस पर गारंटी थी, यानी वो कह रहा है कि अगर आपका एसी खराब होगा तो हम नया दे देंगे, लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं अब लगा हुआ है हमारे, एक काम करो जो छोटा बहुत डिफेक्ट है तुम यही ठीक कर दो, नया मत दो, ये हो सकता है, कर सकते। लेकिन आपका प्रोडक्ट वारंटी में था, वो कह रहा है हम रिपेयर करने आए, आप कह रहे हैं रिपेयर क्या, नया ही लगा दो ना, मेहनत क्या करना, कर सकते हैं। तो क्या हम ये कह रहे हैं कि गारंटी ऊपर है वारंटी नीचे, क्या हम ये कह रहे हैं गारंटी वारंटी बन सकती है और वारंटी गारंटी नहीं बन सकती, पक्का, ठीक है। अब सुनो कंडीशन एंड वारंटी क्या होता है। कंडीशन जो होती है
वो किसी कॉन्ट्रैक्ट की इतनी जरूरी शर्त है कि अगर वो शर्त पूरी नहीं हुई तो हमारे पास अधिकार है कि हम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक शोरूम में जाके कहा कि 25 अगस्त को, ठीक है, 25 अगस्त को हमको ये वाली गाड़ी खरीदनी है, रेड कलर की, कोई भी गाड़ी ले लो, मर्सिडीज, चलो ऐसी क्या बात है, बड़ा दिल हमारा। तो आपने शोरूम में कहा 25 अगस्त को, ना एक दिन ऊपर ना एक दिन नीचे, हमें 25 अगस्त को मर्सिडीज गाड़ी चाहिए रेड कलर की। अगर 25 तारीख को तुमने रेड कलर की मर्सिडीज तैयार नहीं रखी तो हम नहीं लेंगे, ठीक है। ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट की इतनी जरूरी शर्त है कि अगर ये शर्त पूरी नहीं हुई तो फिर हम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देंगे। 25 को आप गए खुशी खुशी या दुखी दुखी, क्या कहें अब हम, ठीक है, हाँ बड़ा खुशी खुशी। तो आप खुशी खुशी 25 तारीख को गए, आपने कहा लाओ मेरी रेड मर्सिडीज निकालो, उसने कहा नहीं गाड़ी तैयार नहीं है, तो आप क्या कहेंगे, रहने दो हमें नहीं लेनी, जब हमने कहा था कि हमें 25 को तैयार चाहिए और आज तुमने नहीं दी तो हम नहीं लेंगे, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल, आपने एक गाड़ी के शोरूम वाले से कहा कि भैया कोशिश करना 25 तक हमको गाड़ी दे देना, ठीक है। अब आप 25 को गाड़ी लेने गए लेकिन गाड़ी तैयार नहीं थी, तो बताइए आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देंगे या आप उससे कहेंगे अच्छा गाड़ी तो हम ले लेंगे लेकिन पूरे पैसे नहीं देंगे तुमको क्योंकि तुमने डिलीवरी लेट करी है। डिफरेंस समझ में आया? पहला वाला कंडीशन थी और दूसरा वाला वारंटी थी। कंडीशन किसी कॉन्ट्रैक्ट की ऐसी शर्त होती है कि अगर वो शर्त पूरी नहीं हुई तो हमारे पास अधिकार है, हम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल भी कर सकते हैं और डैमेजेस भी लेंगे, ठीक है। कैंसिल करा और तुम्हारे चक्कर में मैं कहीं और गाड़ी बुक नहीं कराई तो तुम हमें डैमेज भी दो, लेकिन वारंटी इतनी जरूरी शर्त नहीं होती, ठीक है। अगर वो वारंटी वाली चीज पूरी नहीं हुई तो हम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ क्या ले सकते हैं, डैमेजेस। कंडीशन जो है ना वो गारंटी की तरह है और वारंटी जो है वो ऑब्वियसली वारंटी की तरह है, ठीक है। अब मान लीजिए इसी एग्जाम्पल में हम आपको बताएं, आपने जो पहली कंडीशन रखी थी कि 25 को ही हमें गाड़ी चाहिए, रेड कलर की मर्सिडीज चाहिए, आप 25 को गए, आपने पूछा गाड़ी तैयार है कि नहीं, उसने कहा भैया गाड़ी तो तैयार है, रेड नहीं मिल पाई, व्हाइट अरेंज हो गई है, ठीक है। तो आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करेंगे कि एक्सेप्ट कर लेंगे? कैंसिल करेंगे। लेकिन आपने सोचा चलो ठीक है यार गाड़ी तो मिल ही रही है, एक काम करते हैं ले लेते हैं, भले ही इसके पैसे काट लेंगे थोड़े से। यानी आपने क्या किया, कंडीशन को वारंटी मान लिया, ठीक है। लेकिन वाइस वर्सा हो सकता है, उसने कहा था कि हम कोशिश करेंगे 25 को देंगे, कंफर्म नहीं है, आपने कहा ठीक है तुम कोशिश कर लेना। अब आप 25 को लेने गए, गाड़ी तैयार नहीं थी, आपने कहा नहीं है जाओ हम नहीं लेंगे, ये कर सकते हैं। यानी कि कंडीशन जो है वो वारंटी बन सकती है लेकिन वारंटी कंडीशन नहीं बन सकती। समझ आ गया कॉन्सेप्ट? अब देखो क्या लिखा है कंडीशन में देखना, इफ अ स्टिपुलेशन, स्टिपुलेशन मतलब कोई शर्त किसी कॉन्ट्रैक्ट की, if the stipulation forms the very basis of contract, वो stipulation उस contract की एक सबसे जरूरी शर्त है और is essential to the main purpose of the contract, तो वो क्या होती है, condition। the breach of condition gives the aggrieved party, aggrieved party कौन हुई, जिसके साथ गलत हुआ है, कह रहे हैं aggrieved party को एक अधिकार मिल जाता है to treat the contract as repudiated, हम contract को cancelled मान लेते हैं। Thus, if the seller fails to fulfill a condition, the buyer may treat the contract as repudiated and refuse the goods. And if he has already paid, अगर वो पैसे दे चुका था तो वो पैसे भी वापस ले लेगा, कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल करेगा और डैमेजेस भी ले लेगा, ठीक है। जबकि वारंटी देखो क्या हुआ, if the stipulation is collateral to the main purpose, कोलेट्रल मतलब आपने कहा हमें गाड़ी खरीदनी है, ठीक है, उसने कहा ठीक है हम गाड़ी दे देंगे, फिर आपने कहा कोशिश करना भैया जल्दी दे देना, लेकिन आपने ये नहीं कहा था कि अगर 25 को नहीं दोगे तो हम नहीं लेंगे। यही तो करते हैं आप, जैसे आप टेलर को शर्ट सिलने डालते हैं तो आप यही तो कहते हैं भैया कोशिश करना जल्दी दे देना, देता है वो जल्दी, तो क्या करते हो वहीं छोड़ आते हो कि अब तुम ही पहनो, ये तो नहीं करते ना, ले आते हैं ना, दो बातें सुनाते गाली सुनाते लेकिन ले तो आते ना कपड़े अपने। तो आपने क्या, वो कंडीशन थी कि वारंटी थी, वारंटी, क्योंकि वो लोग क्या कहते हैं भैया देखो 25 डेट लिख रहे हैं लेकिन कोशिश करेंगे हम जल्दी देने की, वादा नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन अगर उसने वादा कर दिया होता तो वो क्या हो जाती, कंडीशन। तो कहते हैं वारंटी जो है वो कोलेट्रल होती है टू द मेन पर्पस, इट इज अ सब्सिडरी प्रॉमिस।
द इफेक्ट ऑफ ब्रीच ऑफ वारंटी, देखो ब्रीच ऑफ वारंटी का इफेक्ट क्या होता है, अग्रीव्ड पार्टी कैन नॉट रेप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट, अग्रीव पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकती, लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्या ले सकती है, डैमेजेस। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, कंडीशन सिंक होके वारंटी बन सकती है कि वारंटी सिंक होके कंडीशन? सिंक क्या हो रहा है समझ गए, सिंक मतलब डूबना, कौन डूब सकता है, जो ऊपर होगा, ऊपर कौन है, कंडीशन। नहीं कह रहे ऐसी बात नहीं, 25 को हम भी डूब सकते हैं, ये जरूरी नहीं कंडीशन ही डूबे, अभी 25 अगस्त को है ना, खैर छोड़ो, बार बार 25 बोलना ना अच्छा नहीं लगता है ना, कोई नहीं, जून की बात कर लेते हैं, ठीक है। ओके, ये देखो क्या लिखा है, व्हेन कंडीशन सिंक्स टू द लेवल ऑफ वारंटी। किसी को ये तो नहीं लग रहा बार बार ये 25 क्यों बोली है क्या 25 अगस्त को, हमसे मिलो अलग से। व्हेन कंडीशन सिंक्स टू द लेवल ऑफ वारंटी, देखो कंडीशन वारंटी कब बन जाएगी, अ कंडीशन विल बिकम अ वारंटी वेयर द बायर वेव्स द कंडीशन, बायर ने खुद मना कर दिया कि भैया हमें कंडीशन को कंडीशन नहीं मानना, हमें क्या मानना है, वारंटी। इसको ना गारंटी वारंटी से याद रखना, सिर्फ लिख के मत आना, याद रखने के लिए बताया है कि आप एग्जाम में लिख के आएंगे, इट इज जस्ट लाइक गारंटी, ठीक है। अ कंडीशन विल सिंक टू द लेवल ऑफ वारंटी व्हेन द बायर ट्रीट्स द ब्रीच ऑफ कंडीशन एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी, ये भी वही चीज हो गया, जो बायर है उसने ब्रीच ऑफ कंडीशन हुआ था, लेकिन उसने ब्रीच ऑफ कंडीशन को क्या मान लिया, ब्रीच ऑफ वारंटी मान लिया। एंड थर्ड, where the contract is indivisible and the buyer has accepted the goods in part, कह रहे हैं indivisible contract था और आपने पार्ट में गुड्स एक्सेप्ट कर लिए हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली जो बचा हुआ पोर्शन है, जैसे हाँ छोटा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एसी होता है, आपको पता है ये वाले जो एसी होते हैं, ये विंडो है कि स्प्लिट है, पक्का आपको पता है, इसके अलावा भी इसका एक पोर्शन होता है आउटडोर, ये तो नहीं लगता इसी से बस आ रही ठंडी हवा, इसका एक आउटडोर भी होता है। और लेट से एक एग्जांपल ले लेते हैं कि ये दोनों कनेक्टेड है एक दूसरे से, ठीक है, मतलब एक ही यूनिट होते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए आपने इंडोर लगवाया आउटडोर लगवाया है, आपका आउटडोर तो ठीक है, इंडोर खराब हो गया, अब इंडोर में आपकी गारंटी थी आप नया ले सकते हैं, लेकिन आपने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं, हमें तुम इसको ही रिपेयर कर दो, क्योंकि फिर इसके चक्कर में हमें आउटडोर इसके हिसाब से लेना पड़ जाएगा। तो ये आपने क्या किया है, कंडीशन को क्या मान लिया है, वारंटी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से इनडिविजिबल थे। तो अगर हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट पार्ट में है, डिविजिबल नहीं हो सकता, तो उस केस में एक अगर परफॉर्म हो गया है तो हम दूसरे को भी क्या मान लेंगे, वारंटी। इन तीन सिचुएशन में हमारी कंडीशन क्या बन जाती है, वारंटी। एनी डाउट? ओके, अब आइए implied warranties and condition. What do we mean by the word implied and expressed? Expressed मतलब होता है oral या written, और implied मतलब होता है assumed, ठीक है। implied warranty and condition में कह रहे हैं even where no definite representations have been made, the law implies certain representations having been made which may be warranty or condition। जैसे सबसे पहले आ जाओ implied warranty में, पहले तो जरा दो शब्द समझो, implied वारंटी है, implied है मतलब ओरल या रिटन होगी कि अज्यूम्ड होगी, अज्यूम्ड होगी, और वारंटी है मतलब हम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहे होंगे या डैमेज ले रहे होंगे, सिर्फ डैमेज ले रहे होंगे। फर्स्ट इज implied वारंटी ऑफ क्वाइट पोजेशन। पहले अच्छा हम ये समझा दे रहे टॉपिक है क्या, मान लीजिए आपने हमसे ये प्रॉपर्टी खरीद ली, आप रोज पढ़ने आते थे, आपने कहा बिल्डिंग अच्छी लग गई हमको बेच दो, हमने आपको बिल्डिंग दे दी, आपसे पैसे ले लिए, जैसे ही आपने इस बिल्डिंग में गृह प्रवेश किया, आप कलश गिराने ही वाले थे कि किसी और ने कलश गिरा दिया, और वो कह रहा है ये बिल्डिंग मेरी है तुम जाओ यहाँ से, तो आपने कहा आपकी कैसे, हमने तो मैम से खरीदी है, उसने कहा नहीं नहीं ओनर हम हैं, आप मेरे पास आए, आपने कहा मैम वो आप बिल्डिंग आपने बेची वो कोई और आ गया, तो हमने कहा हाँ वही ओनर है, तो आप कह रहे आपने बेची है ना, तो हम कहेंगे नहीं तुमने कहा पूछा था कि मेरी है कि नहीं है। कैसा धोखा जैसा फील हुआ ना आपको? ये बताओ, ये हमें आपको अलग से बताना पड़ेगा कि ये तो अज्यूम्ड है कि अगर हम बेच रहे हैं तो हम ओनर है। आप समझ आए इम्प्लाइड? हाँ बेटा, बिल्डिंग, हाँ ऑब्वियसली ऑब्वियसली तभी तो कह रहे थे, अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, समझ में आया? इम्प्लाइड का मतलब यहां समझ आ गया, कह रहे कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कहने की जरूरत, अच्छा चलो गुड्स का एग्जाम्पल ले ले,
एक बात बताइए, आप जाते हैं सब्जी वाले के पास, उससे सब्जी लेते हैं, ठीक है, आप सब्जी लेके घर आ गए, जब आपने घर में देखा तो वो सारी खराब थी। अब आप सब्जी वाले के पास गए, आपने कहा भैया ये तो खराब है, उसने कहा हाँ, तो आपने कहा खराब क्यों क्यों दी? तो कह रहे तुमने कहा था कि अच्छी वाली सब्जी चाहिए, तुमने कहा सब्जी चाहिए, हम ले आए। अब बताओ अब क्या हुआ? आप क्या बोलोगे? जब हम सब्जी ले रहे हैं तो ये तो अज्यूम्ड है ना कि तुम अच्छी वाली दोगे, ये क्या हुई? इम्प्लाइड। अब बात समझ में आ गई? लग गया सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, खुश? ठीक है, ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, यानी जब हम लोग गुड्स को सेल करते हैं तो कुछ शर्तें इम्प्लाइड होती हैं, ठीक है। इम्प्लाइड मतलब भले ही आप बोले या ना बोले, जैसे जो पर्सन गुड्स सेल कर रहा है वो उसका ओनर है, नाउ दिस इज इम्प्लाइड, ओके। अगर वो उसका ओनर नहीं है तो ऑब्वियसली रिस्क, गलती किसकी मानी जाएगी? सेलर की। टॉपिक ये है, टॉपिक समझ आ गया? तो अब देखो इसी में क्या है, इम्प्लाइड वारंटीज है, और नीचे देखो क्या है, इम्प्लाइड कंडीशन। अब इम्प्लाइड वारंटी में पहला क्या कह रहे हैं? इम्प्लाइड वारंटी ऑफ क्वाइट पोजेशन। क्वाइट पोजेशन मतलब अगर हम आपको गुड सेल कर रहे हैं तो आपका अधिकार है कि आप उनको क्वाइटली इंजॉय करें, मतलब कोई और पर्सन आके उन गुड्स पे अपना क्लेम ना करे, ठीक है। क्वाइट पोजेशन मींस यू कैन एंजॉय द गुड्स क्वाइटली, ओके। इफ द सर्कमस्टांसेस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आर सच as there is an implied warranty that the buyer shall have and enjoy quiet possession of goods, और अगर मान लीजिए आपकी इस क्वाइट पोजेशन पे कोई डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है, तो बताइए आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हैं या डैमेजेस ले सकते हैं? ये कैसे बताया आपने? क्योंकि ये वारंटी है। अब दोनों शब्द समझ में आए? इम्प्लाइड वारंटी, कह रहे इम्प्लाइड इसलिए था क्योंकि कहने की जरूरत नहीं थी, अगर हम आपको गुड्स बेच रहे हैं तो आपको इसे क्वाइटली इंजॉय करना था, और अगर मान लीजिए आपके क्वाइट एंजॉयमेंट में कोई दिक्कत आ रही है तो आप सेलर से क्या ले सकते हैं? डैमेजेस। यही बताओ अगर इम्प्लाइड कंडीशन होती, कैंसिल कर सकते हैं। जैसे अभी हमने आपको ओनरशिप वाली बात बताई, हम आपको ये पोडियम सेल कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम ये पोडियम सेल कर रहे हैं तो ये इम्प्लाइड है कि इस पोडियम के ओनर हम हैं, लेकिन अगर आपको ये पोडियम लेने के बाद पता चलता है कि इसका ओनर कोई और है, आप बताइए आप हमसे सिर्फ डैमेजेस लेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करेंगे क्योंकि ओनरशिप ही नहीं है, तो ये क्या बन गई? इम्प्लाइड कंडीशन बन गई। समझ आ गया टॉपिक क्या है? इसी तरह है इम्प्लाइड वारंटी अगेंस्ट इनकम्ब्रांसेस। इनकम्ब्रांस बताओ क्या हुए? चार्जेस। अगर आप हमसे कोई गुड्स खरीद रहे हैं तो ये अज्यूम्ड है कि उन गुड्स पे कोई चार्ज किसी का नहीं होगा, और अगर उस पे किसी का कोई चार्ज होता है तो आपके पास अधिकार है कि आप हमसे डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। तो ये दो होते हैं, इम्प्लाइड वारंटी ऑफ क्वाइट पोजेशन एंड इम्प्लाइड वारंटी अगेंस्ट इनकम्ब्रांसेस। एनी डाउट? और अब हमको इसी लॉजिक के हिसाब से बताओ ये क्या हुआ? इम्प्लाइड कंडीशन एज टू टाइटल ओनरशिप। हमने आपको ऐसे गुड्स बेचे जिसके हम ओनर ही नहीं थे। अब पहली चीज ये इम्प्लाइड था कि अगर आप गुड्स बेच रहे हैं तो आप ओनर होने चाहिए, ठीक है, लेकिन अगर हम ओनर नहीं निकले तो आपके पास अधिकार है कि आप कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल करेंगे और हमसे डैमेजेस भी ले लेंगे। ये बीच बीच में जितने एग्जाम्पल आ रहे हैं ना, ये एग्जाम्पल जरूर रीड करना, ज्यादातर चांस है कि इस चैप्टर से केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन ही आएगा, ठीक है। तो देखिए लिखा है देयर इज एन इम्प्लाइड कंडीशन दैट द सेलर इन एन एक्चुअल सेल हैज अ राइट टू सेल द गुड्स। ये तो अज्यूम्ड है कि सेलर जो बेच रहा है उसके पास ओनरशिप है। इन एन अग्रीमेंट टू सेल ही विल हैव अ राइट टू सेल एज अ रिजल्ट इफ द टाइटल ऑफ द सेलर टर्न्स आउट टू बी डिफेक्टिव। अगर ओनरशिप डिफेक्टिव है तो बायर के पास अधिकार है कि वो गुड्स भी रिजेक्ट कर सकता है, फुल प्राइस भी ले सकता है और डैमेजेस भी ले सकता है। यानी वो कंडीशन थी कि वारंटी थी? कंडीशन। समझ आ गया? ये रीड करने हैं तीनों डब्बे, ओके। इसी तरह एक है, बता दे रहे, फिर थोड़ा सा पढ़ लेना, सेल बाय डिस्क्रिप्शन। मान लीजिए हम आपकी दुकान में आए और हमने ये बोला कि हमको 1 किलो बासमती चावल दे दो, ठीक है, आपने हमको चावल पैक करके दे दिया और जब हम घर आए तो हमने देखा बासमती छोड़ो बहुत बेकार क्वालिटी का चावल था। अब हम क्या करें? अपनी किस्मत समझ के यही खा लें कि आपके मुंह पे मार के आए? बोलते तो ऐसा ही हो, तुम लोग मुंह पे मार के आओ उसके, क्या करेंगे? समझ आया? वही खा लेंगे कि वापस करके आएंगे? तो आपने इसको वारंटी माना कि कंडीशन? कंडीशन माना। मुंह पे भी मार के आएंगे, डैमेजेस भी लेंगे उल्टा, धीरे से मारना, ठीक है। कंडीशन एज टू सेल बाय डिस्क्रिप्शन, समझे? अगर हमने डिस्क्रिप्शन दिया था कि हमें बासमती दो
तो तुम्हें बासमती देना चाहिए था, और ये अज्यूम्ड था कि तुम बासमती दोगे। अगर तुमने बासमती नहीं दिया तो हम क्या करेंगे, मुंह पे मारे। मुंह पे मारने का मतलब समझ, लिखना नहीं वहां पे, आई विल थ्रो ऑन फेस। डर बहुत लगता है आप लोगों से, मुंह पे मारने का मतलब कैंसिल कर देंगे। समझ आ गया? ठीक है, चलो यहाँ पे स्टॉप करेंगे और कल इसको कंटिन्यू करेंगे। ये रीड कर लेना एक बार, सेल बाय डिस्क्रिप्शन, ठीक है? ओके, चलिए।